चलिए, तो पहले हम लोग एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, वो है इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इक्विलिब्रियम सिंपली कहने का मतलब, एक लाइन का मतलब है वो ये है कि जो नेट फोर्स होगा, जिस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं या जिस बॉडी के इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर अभी स्पेसिफिकली थोड़ी देर के लिए हम लोग चार्ज के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, तो सिंपली कहने का मतलब है कि उस पर नेट फोर्स 0 यूनिट का काम कर रहा है, मतलब नेट फोर्स नहीं काम कर रहा है। समझ गए? बस इतनी सी बात है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यही इक्विलिब्रियम है। ओके ओके ओके। चलिए, ये नहीं भी बताता फिर भी मेन तो इसको सवाल से ही हम लोगों को समझना है। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखिए एक बार बनाइए इसको। चलिए आइए, पहला सवाल है, मैं बताता हूं, ठीक है? इस सवाल को आराम से देखिए, इत्मीनान से सीखिए, और ऐसे ही बहुत सारे सवाल अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो उसको फिर आप बताइएगा, ठीक है? तो सवाल ये है कि 2 फ्री पॉइंट चार्जेस है, एक है प्लस क्यू और दूसरा है प्लस 4Q, आर एट L डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है भाई? तो यहां पर एक पॉइंट चार्ज मैं ले लेता हूं, ये है प्लस क्यू, और यहां पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज ले लेता हूं, ये है प्लस 4Q। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? इन दोनों के बीच का सेपरेशन है L, ठीक है? ऑलराइट ऑलराइट। चलिए, ये है दोनों चार्ज पार्टिकल को जोड़ने वाली लाइन। आपसे बोला क्या जा रहा है कि एक थर्ड चार्ज है, इज सो प्लेस्ड दैट द इंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब वो तीसरा वाला चार्ज पार्टिकल जो यहां रखेंगे वो भी इक्विलिब्रियम पर होगा, और ये दोनों भी इक्विलिब्रियम पर होंगे, ये दोनों भी इक्विलिब्रियम पर होंगे। चलिए, थोड़ी सहूलियत हो जाए उसके लिए मैं इसका नाम A निकाल देता हूं और इसका नाम B निकाल देता हूं, ठीक है? लेट्स से वो जो तीसरा चार्ज पार्टिकल है, वो तीसरा चार्ज पार्टिकल है कैपिटल Q मान लेते हैं। तो उस तीसरे चार्ज पार्टिकल को मैं कहीं एक बार के लिए यहां रख देता हूं, तीसरे चार्ज पार्टिकल को मैं एक बार के लिए कहीं यहां रख देता हूं, ठीक है? ओके 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 ओके। चलिए, अब ये जो तीसरा वाला चार्ज पार्टिकल है, वो तीसरा वाला चार्ज पार्टिकल का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, नेचर निकालना है, पोजीशन निकालना है। तो सबसे पहले एक बार के लिए पोजीशन के बारे में सोचते हैं। किस बारे में? पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन के लिए मैंने इसको बीच में रखा, अभी बताता हूं बीच में ही क्यों ही रखा है, मतलब साइड में क्यों नहीं रखा है, बीच में क्यों रखा है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो पहले एक बार के लिए ये वाला डिस्टेंस मैं x मान लेता हूं। यदि ये डिस्टेंस x है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताइए? L माइनस एक्स, ठीक? ओके ना? ठीक है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल पर दो दो फोर्सेस काम कर रहे होंगे, मतलब ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा। ओके, ठीक है? तो अब थोड़ा सोचिए कि आपके पास ये वाला चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब यदि ये नेगेटिव होगा तो इस पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, इसकी वजह से फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, तो ये इस पर काम करने वाले दोनों फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है? इवन इफ ये पॉजिटिव भी होता तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करता और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करता, तो इस पर तो फोर्सेस फिर भी एक दूसरे से हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही आ रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? लेकिन बोला जा रहा है कि ये भी इक्विलिब्रियम में और ये भी इक्विलिब्रियम में, तो उसके लिए क्या ये पॉजिटिव हो सकता है? यदि ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, तो इस क्यू पर तो दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में काम करने लग जाएंगे, तो फिर तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं? कि ये जो क्यू है वो नेगेटिव नेचर का होना चाहिए। नहीं समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि ये पॉजिटिव होगा, यदि, तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि इस पर काम करने वाले फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यदि ये पॉजिटिव हुआ तो क्या ये इक्विलिब्रियम में आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर धक्का लगाएगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर धक्का लगाएगा। जब किसी चार्ज पार्टिकल पर काम करने वाले दोनों फोर्सेस एक ही दिशा में होंगे तो भला इक्विलिब्रियम में कहां से आएगा? इक्विलिब्रियम के लिए तो फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए थे। आ रही है बात समझ? तो इसीलिए मुझे ये पता है कि ये वाला चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नहीं है,
ये वाला चार्ज पार्टिकल कैसा है, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। इस बात से कन्विंस्ड है क्या? आगे बढ़े हैं। तो इसीलिए मैंने इस चार्ज पार्टिकल को कहीं यहां नहीं रखा, क्योंकि यदि मैं यहां रखता तो फिर ये इक्विलिब्रियम में नहीं आता, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको बोलता तुम इधर आ जाओ, ये पॉजिटिव इसको बोलता तुम इधर आ जाओ, तो इस पर फिर से दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में काम करने लग जाते हैं। आ रही है बात समझ में? यानी कि इतनी सी बात तो तय है कि जो तीसरा रखा जाने वाला चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव नेचर का होगा, और दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कहीं रखेंगे, ना तो लेफ्ट की साइड पर रखेंगे ना ही राइट की साइड पर रखेंगे। आई होप दिस इज ओके। ठीक है, चलिए आइए अब फटाफट हम लोग मैग्नीट्यूड और नेचर निकाल लेते हैं इसका। तो एक बार के लिए ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया, मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूं। देखिए, तो यहां पर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल था Q, ये था प्लस Q, यहां पर हमारे पास एक दूसरा चार्ज पार्टिकल था प्लस 4Q। इन दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है L। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है? L दे रखा है। अब कहीं यहां पर मैंने वो Q यूनिट का चार्ज रख दिया है, जिसका मैग्नीट्यूड, पोजीशन, नेचर हमें निकालना है। तो मैं एक बार के लिए बोल रहा था कि इस डिस्टेंस को आप मान लीजिए x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? L माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, इस पर दो दो फोर्सेस काम कर रहे होंगे। एक फोर्स इस पर ऐसा काम कर रहा था, इसका नाम मैंने A निकाला था, इसका नाम मैंने B निकाला था। तो एक फोर्स FA ऐसा था, एक दूसरा फोर्स FB ऐसा था। यदि आप चाहते हैं कि ये Q इक्विलिब्रियम में रहे, तो इसके लिए क्या होगा? FA मस्ट बी इक्वल टू FB होना चाहिए। भाई दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी तो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो FA को मैं FB से इक्वेट कर देता हूं। FA क्या लिखूंगा? FA लिखूंगा K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर, और FB क्या लिखूंगा? तो K कैपिटल Q इंटू 4Q बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। राइट, तो यहां से K से Q से Q, K से Q से Q निपट गया। तो ये हमारे पास आ रहा है L माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब स्क्वायर मत कीजिएगा, इसके आगे जहां कहीं पर भी ऐसा कोई एक समीकरण बने तो इसको अंडर रूट ले लीजिएगा दोनों साइड। ठीक है, यानी कि आप इस चीज को लिख सकते हैं L माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2। तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, L इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू L बाई 3। x क्या आ गया? L बाई 3 आ गया। देखिए, आप इस बात को और लॉजिकली समझिएगा कि यदि दोनों आइडेंटिकल चार्जेस होते तो वो पॉइंट कहां आता? बिल्कुल मिड पॉइंट पर आता ना, इसके इक्विलिब्रियम में आने के लिए। ये जो Q हम लोगों ने रखा है ये जो Q हम लोगों ने रखा है वो इसके आस पड़ोस में ही होगा। चलिए एक बार के लिए मैग्नीट्यूड भी पहले निकाल लेते हैं, ये पोजीशन समझ में आ गया, फिर उसके बाद और बात करेंगे। हाँ, तो हमारे पास पोजीशन कितना आ गया? L/3। ये यहां तक समझ आया, पोजीशन वाले में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला काम हमें क्या करना है? तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करें? सोचिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करें? सोचिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप फिर से इस पर F नेट 0 मत कीजिएगा, क्योंकि आप इस पर F नेट 0 करेंगे सब कुछ कट पिट जाएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, यानी ये भी तो इक्विलिब्रियम में है और ये भी तो इक्विलिब्रियम में है। आई बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप एक काम कीजिए, इस पर F नेट जरा 0 कीजिएगा, इस पर F नेट क्या कीजिए? तो इस पर F नेट आप 0 कर दीजिए। तो इस पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो ये हमें तो मन ही मन पता है कि ये होगा नेगेटिव नेचर का, तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। ये इसे इस पॉइंट का नाम मैं C निकाल देता हूं। तो दिस इज फोर्स ड्यू टू C, और ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम प्लस 4Q है, ये इसे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इसका नाम निकाल देता हूं F ड्यू टू B। भाई ये नेगेटिव होगा तभी तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये तो पॉजिटिव दे ही रखा है सवाल में, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर की तरफ ही रिपेल करेगा। तो इसके इक्विलिब्रियम में आने के लिए ये कैपिटल Q का नेगेटिव होना मस्ट है। अरे ये बात समझ। तो ये कैपिटल Q जो कि नेगेटिव नेचर का है, उसने अपनी तरफ फोर्स लगाया, ये 4Q इस पर इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि FC मस्ट बी इक्वल्स टू FB। तो FC क्या हो गया? FC हो गया K कैपिटल Q स्मॉल q बाई ये डिस्टेंस x की वैल्यू है L/3 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू FB विच इज इक्वल टू KQ इंटू 4Q
बाई ये डिस्टेंस एल का स्क्वायर। आई बात समझ? तो के से क्यू कैंसल आउट हो गया, और यहां से हमारे पास आ रहा है क्यू बाई एल स्क्वायर बाई 9, दिस इज इक्वल टू 4 क्यू बाई एल स्क्वायर। एल स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, और क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 4/9 क्यू आ रहा है। लेकिन मन ही मन हमें पता है कि जो फाइनल आंसर हम लोग बताएंगे तो वो कैपिटल क्यू इज माइनस टाइम्स ऑफ 4/9 इंटू क्यू बताएंगे। आई बात समझ? ठीक है, मैं एक बार के लिए समराइज कर रहा हूं। ये जो दो चार्जेस थे वो पॉजिटिव नेचर के थे। तीसरे किसी ऐसे चार्ज पार्टिकल को ढूंढकर किसी ऐसी जगह पर रखना था जिसकी वजह से पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो उस तीसरे वाले चार्ज पार्टिकल का नेगेटिव होना मस्ट होगा यदि ये दोनों पॉजिटिव हैं। किसी दूसरे सवाल के अंदर यदि ये दोनों नेगेटिव हो जाएं तो उस तीसरे वाले चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव नेचर का होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो उस तीसरे चार्ज पार्टिकल को इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, या ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो तीसरे चार्ज पार्टिकल को इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब अट्रैक्ट करने के लिए तीसरे वाले को नेगेटिव नेचर का होना चाहिए। रखेंगे कहां? तो रखेंगे जैसे ये क्यू है, ये दूसरा 4Q है, तो आप इसके लेफ्ट या इसके राइट पर रख देंगे तो वो तीसरा वाला इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा, क्योंकि उस पर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो कहां रखेंगे? बीच में कहीं, बीच में कहीं रख दिया, पोजीशन निकाल लिया। ठीक है, पोजीशन निकालने के लिए ये बीच वाले चार्ज पार्टिकल पर F नेट 0 मार दीजिए। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये जो गिवन चार्जेस हैं उसमें से किसी पर भी F नेट 0 मार दीजिए। समझ गए? ठीक है, चलिए यदि ये समझ आ गया तो फिर नेक्स्ट बताइए। देखिए ऐसा है, अगला सवाल ये है कि 3 चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के Q आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। हाउ कैन द सिस्टम ऑफ चार्जेस बी प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम? चलिए मेन सवाल पर तो बाद में आएंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं से मेरे कहने का मतलब है कि मैं ड्रॉ कर देता हूं एक बार के लिए ऐसा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसकी साइड दे रखी है क्या? हाँ, ये साइड है कितनी? L बाई L। यहां पर एक चार्ज है Q, यहां पर एक दूसरा चार्ज है Q, और यहां पर एक तीसरा चार्ज है Q। तीनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। मेन सवाल पर बाद में आएंगे, आप तो पहले मुझे बता दीजिए किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर F नेट क्या है, वो F नेट बता दीजिए। किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए पहले। चलिए देखिए, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले किसी एक पर फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स निकालने का तरीका सुन लीजिए, सीख लीजिए। फोर्स जैसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर आपको नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप बाकी के दूसरे बचे हुए चार्ज पार्टिकल की वजह से इस पर फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को क्या बोलेगा कि चलो भाई तुम तो इधर चले जाओ किसी फोर्स F से। इस F की वैल्यू क्या है? तो इस F की वैल्यू है K टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ठीक है, इसी चार्ज पार्टिकल पर ये वाला चार्ज पार्टिकल भी एक फोर्स लगाएगा। वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? तो ये इसको बोलेगा कि भाई तुम तो इधर चले जाओ, बाई सेम फोर्स F K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो ये जो दो फोर्सेस हैं, इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा ढूंढ लीजिए अगले स्टेप में। तो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा कितना होगा? 60, क्योंकि ये है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कितना होगा? तो वो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। यही होगा ना? तो ये कितना हो गया बताइए? कॉस 60 इज साइन 30, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया। तो ये अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यानी कि ये तो आ गया √3 टाइम्स ऑफ F, यानी कि K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर इतना फोर्स है। ओके, ये जो फोर्स है वो यहां से 30 डिग्री के एंगल पर होगा। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, चाहे तो सॉल्व करके बीटा वाली फॉर्मूले में डाल के देख लीजिएगा। अब यदि आप चाहते हैं कि ये वाला चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे रहे, आप क्या चाहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे रहे, तो हमें
क्या करना होगा, हमें किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को यहां सेंट्रॉइड पर रखना होगा। लेट्स से सेंट्रॉइड पर रखा जाने वाला चार्ज कैपिटल क्यू है। तो बताइए अब खुद से कि ये कैपिटल क्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इस पर तो नेट फोर्स ऐसा लग रहा है। तो यदि ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो गया और ये सेम फोर्स जितना फोर्स इस पर लग रहा है ना, इन दोनों की वजह से, मतलब ये F और F का रिजल्टेंट दैट इज √3F, जितना इस Q यूनिट पर चार्ज ये लोग दोनों मिलकर बना रहे हैं, उतना ही फोर्स इस सेंट्रॉइड पर बैठे हुए चार्ज पार्टिकल को अकेले बनाना पड़ेगा और उससे अपोजिट डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। आई बात समझ? ये जो √3F है ना, इसी के बराबर का फोर्स है लेट से F'। तो ये F' और ये F बराबर होगा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है ना। आई बात समझ? ठीक है ना। तो ये नेगेटिव है, इतनी सी बात तो तय है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि F' इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ K Q² बाई L²। F' क्या लिखेंगे, F' लिखेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q बाई ये डिस्टेंस, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता है L बाई √3, L बाई √3। तो ये L² बाई √3 का स्क्वायर इज 3, दिस इज अंडर √3 K Q² बाई L²। L² निपट गया, K से K निपट गया, एक Q से एक Q निपट गया। तो यहां से हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ गई, Q इज इक्वल टू कितना आ गया, स्मॉल q बाई √3 आ रहा है, √3 था ना, उससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि हम लोग जब फाइनल आंसर बताएंगे तो यहां पर माइनस साइन लगाकर बताएंगे, क्योंकि ये तो नेगेटिव नेचर का है। चलिए देखिए अगला सवाल ये है कि कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q at the vertex of equilateral triangle of side L. What is the force on the charge capital Q placed at the centroid of the triangle? ठीक, तो देखिए ऐसा है कि ये है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, यहां पर एक चार्ज है Q, यहां पर एक चार्ज है Q और यहां पर एक चार्ज है Q। ठीक है, और ये रहा ये रहा ये रहा इसका सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पर एक चार्ज है Q, कैपिटल Q। ठीक है, ओके। तो ऐसा होगा कुछ क्या कि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है Q, वो इस Q पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा F। ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है Q, वो इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा F। और ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा F। ये सारे फोर्सेस सेम F F F ही क्यों लिख रखा है, क्योंकि तीनों वर्टेक्स पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल सेम है और सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की जो चार्ज पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी सेम है। ओके, ये डिस्टेंस होता कितना है, तो यदि इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की लेंथ है L, तो सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है L बाई √3। तो इस F को क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q बाई L² बाई √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, इसीलिए मैंने F F F लिख दिया है। ठीक, तो अब F नेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, F नेट निकालने के लिए या तो आप किसी भी दो का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, किसी भी दो का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, फिर उस रिजल्टेंट को तीसरे के साथ सॉल्व कीजिएगा, या नहीं तो देखिए एक दूसरा तरीका, मैं दोनों तरीके बताता हूं। पहला तरीका तो ये है कि ये वाला एंगल बताइए कितना होगा। एक बार के लिए इसको मैं x एक्सिस बोल देता हूं और इसको y एक्सिस बोल देता हूं। ये एंगल कितना होगा बताइए, 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल 120 डिग्री होता है। तो यदि ये f है तो इस f का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा विच इज f cos 30 होगा, और इस f का एक दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा विच इज f sin 30 होगा। ठीक है, ये एंगल 30 है तो ये वाला भी तो एंगल 30 होगा। तो इस f का फिर से एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, दिस इज f cos 30 होगा, और इसी f का एक दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा विच इज f sin 30, यानी कि 2f sin 30 हो गया।
तो यदि आप एक्स एक्सेस के अलोंग देखें तो ये एफ कॉस 30, ये एफ कॉस 30 एक दूसरे को निपटा देंगे। वाई एक्सेस के अलोंग देखें तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स है, फोर्स अलोंग वाई एक्सेस ऊपर की तरफ है 2f साइन 30, साइन 30 इज हाफ। नीचे की तरफ कितना फोर्स है f, तो ये भी कितना हो गया 0, तो फोर्स कितना हो गया 0 हो गया। या नहीं तो चाहें तो आप इसी चीज को ऐसा सोच सकते थे, कैसा कि ये सेंट्रॉइड पर रखा हुआ चार्ज है q, इस पर एक फोर्स ऐसा था f, एक दूसरा फोर्स ऐसा था f, और एक तीसरा फोर्स ऐसा था f। किसी भी दो फोर्स के बीच का एंगल कितना था 120 डिग्री, ये वाला भी एंगल 120, ये वाला भी 120, ये वाला भी 120। तो ध्यान रखिएगा, मतलब याद रखिएगा कि जब इक्वल फोर्सेस एक दूसरे से इक्वल एंगल बनाकर काम करते हैं तो उनका नेट जीरो ही होता है, उनका नेट जीरो ही होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि किसी भी दो का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, जैसे इन दोनों का यदि आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऊपर, कितना आएगा ये वाला रिजल्टेंट, तो ये वाला रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ इंटू एफ स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 120। कॉस 120 कितना होता है -1/2, तो ये -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस एफ स्क्वायर से प्लस एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये भी कितना आ गया एफ आ गया, तो फिर इस एफ से ये वाला एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। आई बात समझ, तो एफ नेट फिर से कितना होगा 0। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि इक्वल फोर्सेस एक दूसरे से इक्वल एंगल पर काम करें तो रिजल्टेंट उसका 0 ही होगा। ओके, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल को मैं ऐसा एक स्क्वायर ड्रॉ कर दूंगा, स्क्वायर के सभी वर्टेक्स पर आइडेंटिकल चार्ज रख दूंगा, सभी वर्टेक्स पर आइडेंटिकल चार्ज रख दूंगा, तो इसके सेंटर पर कोई सा भी चार्ज पार्टिकल रखा हुआ, कोई सा भी चार्ज पार्टिकल रखा हुआ, इस सेंटर पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स काम करेगा 0। एक पेंटागन ड्रॉ कर दूंगा, सारे वर्टेक्स पर आइडेंटिकल चार्ज रख दूंगा, और जो इसका सेंटर होगा उस सेंटर पर कोई भी चार्ज कैपिटल क्यू रख दूंगा, तो सेंटर पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल पर एफ नेट कितना होगा 0। इसी तरीके से हेक्सागन हो या लेट्स से एक रिंग है, इस रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, ठीक है, और सेंटर पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है क्यू, तो सेंटर पर रखे हुए चार्ज क्यू और इस रिंग और इस सेंटर पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स काम करेगा 0। यहां पर भी फोर्स होगा 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। आई बात समझ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए। तो अगला सवाल यह है कि 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q आर टू बी प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम एट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। तो इसके पहले के पहले वाला सवाल जहां पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, अब उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के आगे बढ़ के हम लोगों ने क्या किया है, तो हम लोगों ने बना लिया है एक ऐसा स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है एक स्क्वायर। इस स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पर आइडेंटिकल चार्जेस रखे हुए हैं, यानी एक जैसा चार्ज रखा हुआ है, ठीक। और आपसे फिर से वही बात किया जा रहा है कि ये चारों चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम तो बाद में देख लेंगे, आप तो एक काम कीजिए कि किसी भी एक पर नेट फोर्स निकाल के बता दीजिए। पहले तो किसी भी एक पर बाकी के बचे हुए तीनों चार्ज पार्टिकल की वजह से नेट फोर्स निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड दे रखी है एल ले लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालिए पहले। चलिए आइए किसी भी एक पर सबसे पहले फोर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए ये एक चार्ज पार्टिकल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी पर हमें फोर्स निकालना है, ठीक। तो ये ऊपर जो बैठा हुआ चार्ज है Q, ये इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नीचे। तो इस फोर्स का नाम मैं निकाल देता हूं, दिस इज फोर्स F। ये फोर्स F की वैल्यू कितनी होगी, तो दिस इज KQ²/L² होगा ना। तो इसी चार्ज Q पर ये वाला चार्ज पार्टिकल भी एक फोर्स लगाएगा, वो कहां लगाएगा बताइए, इधर की तरफ, इस साइड। और इस फोर्स की भी वैल्यू कितनी होगी F, वो भी KQ²/L² के ही बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, पहले सिर्फ इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल बीचों बीच, कितना होगा √2f के बराबर होगा। कैसे आया √2f, देखिए। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ f² प्लस f² प्लस 2f1 f2 cos 90, वो 0 होगा।
तो दिस इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ एफ होगा। अभी एक फोर्स आपने और छोड़ दिया है, कौन सा फोर्स छोड़ दिया है? तो इस पर ये वाला चार्ज पार्टिकल भी एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स लेट से कुछ एफ डैश है, वो एफ डैश इधर है। ये एफ डैश कितना होगा? ये एफ डैश इन दोनों के बीच का फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स। तो इन दोनों के बीच का फोर्स इज के टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर बाई ये डिस्टेंस कितना होगा? तो √2l, √2l का स्क्वायर यानी कि 2l स्क्वायर। तो दिस इज के क्यू स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर को मैं f/2 लिख दूं, क्या लिख देता हूं? f/2 लिख देता हूं। तो इस पर काम करने वाले जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, एफ डैश भी इधर है और √2f भी इधर ही है। तो इस पर एफ नेट कितना लगा? इस पर एफ नेट लगा √2f प्लस एफ डैश, √2f, ठीक है। एफ डैश कितना है? एफ डैश है f/2, यानी कि f हम लोगों ने निकाला बाहर, तो दिस इज 2√2 प्लस 1/2, ठीक है। f की वैल्यू भी लिख लेते हैं। f क्या है? तो f है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू 2√2 प्लस 1/2। यदि आपसे सवाल में बस इतना ही पूछा जाता कि मुझे किसी एक पर नेट फोर्स बताइए, तो यही हमारा जवाब होता। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि ये चारों चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे हैं, तो इक्विलिब्रियम पर रखने के लिए क्या करना होगा? तो आंसर इज इक्विलिब्रियम पर पूरे सिस्टम को लेकर आने के लिए ये जो सेंटर है ना स्क्वायर का, इस सेंटर पर किसी चार्ज पार्टिकल को रखना पड़ेगा। तो बताइए कि सेंटर पर रखा जाने वाला चार्ज पार्टिकल कैसे नेचर का होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि जो सेंटर पर चार्ज हम लोग रखेंगे ना, तो इस सेंटर पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल को, इस चार्जेस को, इन चार्जेस को इक्विलिब्रियम में लेकर आने के लिए इसे अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। कितने फोर्स से? तो सेम 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 सेम, ये जो एफ डैश प्लस √2f यानी इतने फोर्स से, इतने फोर्स से, अरे सॉरी, इतने फोर्स से। आई बात समझ? इतने फोर्स से। तो इस फोर्स का नाम मैं एक बार के लिए एफ डबल डैश लिख दूं, तो एफ डबल डैश शुड बी इक्वल्स टू दिस फोर्स, जो कि इस पर नेट फोर्स है। अरे ये बात समझ? ठीक है। ये तो इस बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सेंटर पर रखा जाने वाला चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का नहीं हो सकता है। यदि पॉजिटिव नेचर का होगा तो ये चारों एक्सेलरेट करेंगे इधर। ओके, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप एफ डबल डैश को, यानी एफ डबल डैश क्या लिखेंगे? तो एफ डबल डैश लिखेंगे के क्यू, कैपिटल क्यू, बाई ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? l/√2। तो l/√2 का स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर बाई 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ये वाला फोर्स, ये फोर्स है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू 2√2 प्लस 1/2, ठीक है। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, के से के गया, क्यू से क्यू गया। तो यहां से कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 2√2 प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ क्यू के आगे एक माइनस साइन हम लोगों को लगाना होगा, ठीक है। आई बात समझ? ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों ही टाइप का सवाल बना लिया है, मतलब जो वेक्टर कैलकुलेशन वाला है वो भी, और साथ साथ इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट वाले भी, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं एक ऐसा स्क्वायर शीट ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसा, ये एक स्क्वायर शीट है, ठीक है। ओके, इस स्क्वायर शीट के कॉर्नर पर जो रखा हुआ चार्ज पार्टिकल है ये कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, और यहां पर भी कैपिटल क्यू है। ये जो स्क्वायर शीट है, इस स्क्वायर शीट की साइड है l/l। ये स्क्वायर शीट का सेंटर कहीं यहां है, तो सेंटर से हमें ऊपर आना है। सेंटर से कहां जाना है? ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है? तो सेंटर से आपको दे रखा है ना, हैविंग मास m is placed at height h, तो ये h हाइट ऊपर चले गए, ठीक है। यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसका मास है m, ठीक। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बार के लिए मैं स्मॉल q से डिनोट कर देता हूं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को स्मॉल q से मैं डिनोट कर देता हूं, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये था सेंटर ऑफ द स्क्वायर शीट, तो सेंटर ऑफ द स्क्वायर शीट से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो है l/√2 के बराबर,
और सेंटर से इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो h है, ठीक है। तो मैं इसी चीज को एक बार के लिए अलग से ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि यहां पर हमारे पास चार्ज है कैपिटल Q, यहां से ये L/2 डिस्टेंस आगे, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द स्क्वायर सीट, और इससे ये h हाइट ऊपर, यहां पर कोई दूसरा यूनिट चार्ज है जिसको हम लोगों ने स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया है। ओके, वैसे स्मॉल q की वैल्यू यूनिट चार्ज है तो इसको 1 कूलम ही लिख लीजिए, है ना। तो ये q इस यूनिट चार्ज पार्टिकल पर इधर की तरफ एक फोर्स बना रहा होगा, इस फोर्स का क्या नाम लिखेंगे, तो इस फोर्स का नाम लिख लेते हैं F। फोर्स का नाम क्या लिख लेते हैं, F। ये वाला एंगल नाम निकाल लेते हैं थीटा, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, दिस इज F cos थीटा, और फोर्स का एक दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ होगा विच इज F sin थीटा, ठीक है। ये तो एक चार्ज पार्टिकल की वजह से लिखा है, इतना समझ आया, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा इधर कि ये था हमारे पास स्क्वायर सीट, इसके ये 4 वर्टेक्स थे, इन चारों वर्टेक्स पर कैसा चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल Q, ये सेंटर, सेंटर से h हाइट ऊपर यहां पर 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। तो किसी एक वर्टेक्स से ये ऊपर वाले चार्ज पार्टिकल के अलोंग ऐसा फोर्स काम कर रहा है, ऐसा, ये वाला फोर्स मैंने ये दिखाया है F। तो उस F का, जैसे ये फोर्स है ऐसा F, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कॉस कंपोनेंट ऊपर की तरफ, दूसरा साइन कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला साइन कंपोनेंट वाला फोर्स है, ये साइन कंपोनेंट वाला फोर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि भाई ये भी तो चार्ज पार्टिकल है, ये भी तो इस पर एक फोर्स बनाएगा, समझ रहे हैं। जैसे ये वाला फोर्स इधर की तरफ है, तो इसका जो फोर्स होगा वो लेट से इधर की तरफ होगा, ये चार्ज पार्टिकल है, इसका भी फोर्स होगा, इसका भी फोर्स होगा। तो इन सभी फोर्सेस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो जो एफ नेट होगा इस 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल पर, जो एफ नेट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होगा, तो वो ऊपर की तरफ होगा, कितना, ऊपर की तरफ होगा 4F cos थीटा के बराबर। बताइए ये वाली बात समझ आ रही है क्या, ठीक है, ये समझ आ रहा है ना कि कोई सा भी जो फोर्स था वो ऐसा था, उस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि 4F cos थीटा के बराबर होगा। इसका मास हमें दे ही रखा है, मास कितना है m, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, mg। इक्विलिब्रियम में होने के लिए 4F cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। तो चलिए f लिख लीजिए, f क्या है, तो f है हमारे पास k कैपिटल Q, ये स्मॉल q की वैल्यू 1 कूलम है, तो 1 भाई ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर बाई 2 प्लस h स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर बाई 2 प्लस h स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, तो इसमें कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस h अपॉन, चलिए ये तो सिर्फ f है, ये तो सिर्फ f है, ये f मैंने इतना लिख दिया है। इसके बाद मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था कि 4F cos थीटा ये mg के बराबर है, ठीक है। तो 4, ठीक है, f की जगह हम लोग लिखेंगे k टाइम्स ऑफ q बाई L स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर बाई ये 2 भी ऊपर ही लिख देता हूं, इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये बेस, बेस इज h अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर बाई 2 प्लस h स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू mg। तो यहां से हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी कि q कितना आ गया, तो q इज इक्वल टू mg इंटू L स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर बाई 2 प्लस h स्क्वायर बाई 8 टाइम्स ऑफ k इंटू h, ठीक है। चलिए आइए देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और दूसरा छोटा सा सवाल बनाते हैं।
दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू आर केप्ट एट ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो, ठीक है। तो ये मैं कह देता हूं कि दिस इज एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है भाई। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस। तो जो दो चार्जेस दे रखे हैं वो क्या क्या है, एक है प्लस क्यू, एक है हमारा प्लस क्यू। कहाँ रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ है ए कॉमा जीरो पर, और दूसरा प्लस क्यू कहाँ रखा हुआ है, तो दूसरा प्लस क्यू रखा हुआ है माइनस ए कॉमा जीरो पर, ठीक है भाई, ओके। अनदर चार्ज प्लस क्यू ऑफ मास एम इज केप्ट एट ऑरिजिन। तो यहां पर भी एक चार्ज है, ये भी कैसा चार्ज है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू, इसका मास कितना है, एम है। For a small displacement along x-axis, prove that it performs SHM. Also find its time period. ठीक है, तो इसका ऑसिलेशन x एक्सिस के अलोंग करना है और एक छोटे से ऑसिलेशन के लिए हमें ये प्रूव करना है कि ये SHM परफॉर्म करेगा, फिर उसका टाइम पीरियड निकालना है। अभी बताइए, अभी इस पर एफनेट कितना काम कर रहा है, जीरो जीरो, यानी ये जो पोजीशन है ये कौन सा पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग एक काम करते हैं क्या, कि इस चार्ज पार्टिकल को है ना यहां कहीं पर लेकर आते हैं, कुछ x डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस करते हैं, ये है डिस्टेंस x। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस कितना हो गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस हो गया a माइनस एक्स, है ना, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये यहां आ गया है, और इस चार्ज पार्टिकल और इस दूसरे चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया है, a प्लस एक्स। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इस पर एक फोर्स लग रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसका नाम रख देते हैं F1। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसका नाम रख देते हैं F2। बताइए भाई जरा F1 क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे F1 इज k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q भाई ये वाला डिस्टेंस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। F2 क्या लिखेंगे, तो F2 लिखेंगे k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q बाय डिस्टेंस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कौन सा फोर्स बड़ा होगा, F1 बड़ा होगा कि F2 बड़ा होगा, कौन सा फोर्स बड़ा होगा, F1 बड़ा होगा भाई, F1 बड़ा होगा ना, क्योंकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन छोटा है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इस पर F नेट इधर लग रहा है, इस पर F नेट ऑरिजिन की तरफ लग रहा है, यानी आपने डिस्प्लेस किया प्लस एक्स में, फोर्स कहां आया, माइनस एक्स में। सिमिलरली यदि आपने डिस्प्लेस किया होता माइनस एक्स में तो फोर्स कहां आता, प्लस एक्स में। तो क्या फोर्स डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट दिशा में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही फोर्सेस को क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, यानी एक ऐसा फोर्स जो पार्टिकल को रीस्टोर कराना चाह रहा है, कहां, मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। तो रीस्टोरिंग फोर्स तो है। एसएचएम प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, तो हमें प्रूव करना होता है फोर्स या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यदि ऐसा हो जाएगा तो हमारा मोशन एसएचएम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर एफनेट क्या है बताइए, एफनेट कितना है, तो एफनेट आप बोलेंगे एफनेट है F1 माइनस टाइम्स ऑफ F2, यही है ना एफनेट। तो एफनेट है हमारे पास k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q, तो ले लिया आपने बाहर 1 बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बताइए, ये आ रहा है k कैपिटल Q स्मॉल q a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आएगा ऊपर माइनस ये जाएगा इधर, तो ये देखिए a स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे बचेगा 2ax माइनस माइनस प्लस 2ax। तो मैं एक ही साथ लिख दूं कि यहां पर आएगा 4ax, मैंने बीच का एक स्टेप उड़ा दिया है, चलेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, तो ये एफनेट इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है, एफनेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं एक बार के लिए dv बाई dt लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो दिस इज इक्वल टू k, this is equal to 4 times of k capital Q small q a divided by
क्या मैं इसको एक बार के लिए ए रेस टू दी पावर 4 ही लिख दूं सीधा, ठीक है, इनटू एक्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि x इज मच मच स्मॉलर देन a। आपको सवाल में बता दिया गया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो काफी छोटा है, तो मैंने ये एक्स स्क्वायर इग्नोर कर दिया है। एक्स स्क्वायर इग्नोर कर दिया तो नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए रेस टू दी पावर 4। इस a से इसको उड़ा दूंगा तो क्या बचेगा, a क्यूब। तो यहां से देखिएगा जरा, dv बाई डी टी यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई a क्यूब इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन इज समथिंग समथिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट आ गया। एक्सेलरेशन इज समथिंग समथिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मोशन हमारा कैसा है, मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे ही मोशन को एसएचएम बोलते हैं, या ऐसे ही मोशन को एसएचएम प्रूव करते हैं। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, किसी मोशन को एसएचएम प्रूव करना होगा तो सबसे पहले तो उसका मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन से पार्टिकल को थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट की तरफ डिस्प्लेस कीजिए, और फिर उस पर देखिए कि क्या रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, यानी फोर्स ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है। यहां पर था तो हम लोगों ने क्या किया कि एफ नेट लिख दिया, और हम लोगों ने फिर देखा कि एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स है, या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स है। तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू समथिंग समथिंग इनटू एक्स आ गया। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई a क्यूब होगा। सॉरी, मास में लगता है लिखना भूल गया हूं, मास आएगा यहां पर m a क्यूब होगा। यदि ये हमारे पास ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा, यानी टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई अंडर रूट ऑफ m a क्यूब बाई 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। 4 को आप चाहें तो बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 4 को बाहर निकालने तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई m a क्यूब बाई k टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। तो ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड। समझ गए। क्या इसका मोशन वाई एक्सेस के अलोंग भी एसएचएम परफॉर्म करेगा, मतलब यदि आपने चार्ज पार्टिकल को वाई के अलोंग डिस्प्लेस कराया होता तो एसएचएम होता क्या, भाई तब नहीं होता। वाई के अलोंग यदि आप डिस्प्लेस करा देते तो इस पर ये फोर्स लगाता इधर, ये फोर्स लगाता इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहां आ जाता, ऊपर, तो ये तो ऊपर एक्सेलरेट कर जाता। आ रही बात समझ, ठीक है। तो ऐसे कन्फिग्रेशन में वाई एक्सिस के अलोंग भी एसएचएम होता है। उसके लिए सवाल में थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। अगला बताइए, चलिए देखिए। तो अगला सवाल ये है कि दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, माइनस क्यू आर केप्ट एट a, 0 एंड माइनस a, 0। ठीक है, तो मोर और लेस सवाल वैसा ही है कि एक बार के लिए फिर से हम लोग इसको कह रहे हैं दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहां पर एक चार्ज है माइनस क्यू, यहां पर भी एक चार्ज है माइनस क्यू। इसका कोऑर्डिनेट है a, 0, इसका कोऑर्डिनेट है माइनस a, 0। ठीक है, और ओरिजिन पर रखा हुआ है एक चार्ज प्लस क्यू जिसका मास है स्मॉल m। तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस हमें प्रूव करना है कि ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, और उसी एसएचएम का टाइम पीरियड भी निकालना है। अच्छा, यदि आपने वाई की बजाय एक्स में डिस्प्लेस किया होता तो क्या तब ये एसएचएम परफॉर्म करता, नहीं करता। एक्स में आप थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे, जिसकी तरफ लेकर जाएंगे उसका अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा और वो उसकी तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब की बारी हम लोगों ने इसको डिस्प्लेस किया वाई एक्सिस के अलोंग। लेट से वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने इसे वाई यूनिट से डिस्प्लेस कराया है। ये वाई काफी छोटा है, बस फिगर साफ सुथरा बन जाए उसके लिए मैंने थोड़ा बड़ा दिखा दिया है। ओके, तो इस पर एक फोर्स तो ये ऐसा काम करेगा, और दूसरा फोर्स इस पर एक फोर्स ऐसा काम करेगा, इस फोर्स का नाम है F, और दूसरा फोर्स ऐसा काम करेगा F। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। एक बार के लिए इस एंगल का नाम निकाल लेते हैं थीटा, तो ये वाला भी तो एंगल कितना होगा, थीटा। तो ये जो F है, इन दोनों फोर्सेस का कॉस कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, इसका भी कॉस इधर आएगा, इसका भी इधर आएगा, तो इसे मैं लिख लूं दिस इज 2F cos थीटा। इस फोर्स F का साइन कंपोनेंट इधर जाएगा, दिस इज F sin थीटा। इस फोर्स का साइन कंपोनेंट इधर जाएगा,
दिस इज एफ साइन थीटा। तो ये फोर्स का जो साइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो इस पार्टिकल पर जो काम करने वाला नेट फोर्स है, नेट फोर्स, ये तो समझ ही गए, डिस्प्लेसमेंट था प्लस वाई में, तो फोर्स कहाँ है, माइनस वाई में। ऐसे ही फोर्सेस को क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये जो एफ नेट है, दिस एफ नेट इज इक्वल टू 2f cos थीटा, एंड दिस f 2f इज, मतलब क्या लिख लेंगे इसे, ये 2 ठीक है, f क्या लिखेंगे, तो f इज इक्वल टू k q q बाई ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा है y बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, ये एफ नेट है। आप इस एफ नेट को क्या लिख लेंगे, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ k कैपिटल Q स्मॉल q y बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 हो गया। एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को दोबारा से मैं dv बाई dt लिख देता हूं। एक्सेलरेशन को क्या लिख रहे हैं, dv बाई dt लिख रहे हैं। ठीक, तो यहां से जरा देखिएगा कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं, इस चीज को हम लोग ऐसा लिख लें कि दिस इज एक्सेलरेशन, यानी dv बाई dt इज 2 ठीक है, k ठीक है, कैपिटल Q स्मॉल q y बाई, ये y काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है, y काफी ज्यादा छोटा है, तो y स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा होगा, तो a स्क्वायर के सामने हम लोग y स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, तो ये क्या बच जाएगा, ये a स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। तो ये स्क्वायर से मतलब ये y स्क्वायर तो 0 ही हो गया, और ये स्क्वायर से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे क्या लिख दूंगा बताइए, a क्यूब। ठीक है, और ये मास दूसरी साइड आ जाएगा। तो फिर से आपने देखा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट y आ गया। यानी इतना जैसे ही आपने लिख दिया, तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो मोशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो एक्सेलरेशन इज समथिंग समथिंग इनटू y, ये नजर आ रहा है ना, तो यही समथिंग समथिंग आपका क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज 2k q स्मॉल q बाई m a क्यूब है। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना हो गया बताइए, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, यानी टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ m a क्यूब बाई 2k कैपिटल Q स्मॉल q। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोशन को सिंपल हार्मोनिक प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। चलिए आइए, अगला सवाल ये है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसके ऊपर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे लेंथ में यूनिफॉर्म तरीके से है, मतलब रॉड के हर बराबर बराबर लेंथ में बराबर बराबर चार्ज है। ठीक है, रॉड के हर बराबर बराबर लेंथ में बराबर बराबर अमाउंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है L और चार्ज कितना है Q, is kept at a distance a apart from another point charge q, यानी कि रॉड के एक एंड से a डिस्टेंस आगे एक दूसरा पॉइंट चार्ज रखा हुआ है q। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, हमें इनके बीच में क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आप बोलेंगे फोर्स के लिए तो हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, लेकिन वो जो कूलम्स लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, तो वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। आप सीधा इस रॉड और पॉइंट चार्ज के बीच में वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। ठीक, तो क्या करें, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये करते हैं कि इस पॉइंट चार्ज से आ जाते हैं कुछ x डिस्टेंस आगे, इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस आगे आकर के रॉड में एक कट लगा लेते हैं, रॉड में एक ऐसा सा कट लगा लेते हैं। ठीक, फिर इसी पॉइंट चार्ज से x प्लस dx डिस्टेंस आगे आते हैं, यानी कि ये एक बहुत ही छोटा सा लेंथ सेलेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है dx। इस छोटे से लेंथ में एक बहुत ही छोटा सा चार्ज है, जिस छोटे से चार्ज का नाम है dq। इस छोटे से चार्ज का क्या नाम है, dq। ये dq को आप एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, और इस पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज के बीच में जो कूलम्स लॉ वाला एक्सप्रेशन है वो लगा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात सही है। तो ये dq की वैल्यू कितनी होगी, dq की वैल्यू यूनिटरी मेथड से लिख लेंगे कि l यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो q के बराबर है, एक यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा वो q बाई l के बराबर होगा। तो dx यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा,
dx यूनिट लेंथ में चार्ज होगा q बाई एल इंटू dx के बराबर, दिस इज dq, यूनिटरी मेथड। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में फोर्स, वो फोर्स एक छोटा सा फोर्स होगा df, ठीक है। इस df को लिख लें एक बार के लिए, तो df इज इक्वल टू k इंटू डी क्यू इंटू क्यू बाई दोनों के बीच का सेपरेशन x स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए कि दिस इज k, डी क्यू की वैल्यू क्या लिखें, तो डी क्यू है q बाई एल इंटू डी एक्स इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। फिर आप बोलेंगे ये तो एक छोटे से डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पर काम करने वाला एक छोटा सा फोर्स df है, मुझे ये df नहीं चाहिए, मुझे तो टोटल नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि इस रॉड में ऐसे ही दूसरे छोटे 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 dx होंगे, उन सभी dx के पास ऐसा ही छोटा छोटा dq 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 चार्ज होगा। और अच्छी बात यह है कि सारे dq चार्जेस की वजह से इस पर इसी दिशा में df बन रहा होगा, इसी दिशा में। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे सारे df को जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब क्या है, इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो पहला एलिमेंट आपको मिलेगा a डिस्टेंस पर और आखिरी एलिमेंट आपको मिलेगा a प्लस एल डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ df इज f, k बाहर, q बाहर, स्मॉल q बाहर, l बाहर। इंटीग्रेशन किसका रह गया, इंटीग्रेशन रह गया x रेज टू दी पावर -2 dx का। कहां से कहां तक, a से लेकर a प्लस एल तक, ठीक है। इधर लिख दूं, तो एफ नेट हमारे पास आ चुका है k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल, और ये इंटीग्रेशन हो गया x रेज टू दी पावर -2 + 1, यानी कि x रेज टू दी पावर -1 बाई -1, a से लेकर के a प्लस एल तक। तो दिस इज k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल बाहर, 1 अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई a माइनस 1 अपॉन a प्लस एल। तो ये कितना आ गया, k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल आ गया बाहर, a प्लस एल माइनस a बाई a इंटू a प्लस एल। a से a गया, l से l गया, तो एफ नेट मैं इधर लिख देता हूँ कि जो एफ नेट आ रहा है दिस इज k कैपिटल Q स्मॉल q बाई a इंटू a प्लस एल आ रहा है, ये आ रहा है एफ नेट, ठीक है, ओके। लास्ट सवाल, चलिए आइए देखिए अगला सवाल करते हैं कि दो आइडेंटिकल बॉल हैं, ईच हैविंग डेंसिटी रो, आर सस्पेंडेड by a common point by two insulating string of equal length. Both the balls have equal mass and charge. In the equilibrium, if each string makes an angle theta with the vertical, now both the balls are immersed in a liquid. As a result, the angle theta does not change. The density of the liquid is rho है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड हमें बताना है, हमें क्या करना है, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है, ठीक है। सुनिएगा, तो पहली बात ये है कि पहले सिचुएशन में ऐसा है कि ये है एक रिजिड फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। शुरुआत में ये जो हमारा सिस्टम है वो कहीं एयर में रखा हुआ है। सवाल कुछ ऐसा है कि ये दो स्ट्रिंग है और इन दो स्ट्रिंग से दो आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉल है जिसका चार्ज Q है, मास M है। ये ऐसे सस्पेंड करने पर थीटा एंगल वर्टिकल से बनाकर इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम में क्यों आ गए होंगे, इक्विलिब्रियम में इसलिए आ गए होंगे क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स रहा होगा mg, स्ट्रिंग में अलोंग इट्स लेंथ फोर्स जो काम कर रहा होगा वो होगा टेंशन, और चूंकि दोनों चार्ज पार्टिकल हैं तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा Fe ऐसा, ठीक है। वर्टिकल के साथ एंगल है थीटा, तो जरा एक बार रिजॉल्व कर लीजिए टेंशन को ही, तो ये वाला भी एंगल कितना, थीटा। तो टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर दिस इज टी कॉस थीटा, और टेंशन का एक दूसरा कंपोनेंट ऐसा टी साइन थीटा। ये मैं कहां पे बात कर रहा हूं, ये मैं एयर में बात कर रहा हूं, अभी फ्लूइड में डिप नहीं किया है। मास को मैंने m लिख लिया है, ठीक है, मास को क्या लिख लिया है, m लिख लिया है। तो अभी के लिए आप क्या बोलेंगे, अभी के लिए आप बोलेंगे कि ये जो टी साइन थीटा है, ये टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर रहा होगा, और ये जो टी कॉस थीटा है, टी कॉस थीटा mg के बराबर रहा होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा, है ना। तो मैं बोलूंगा कि जरा इन दोनों इक्वेशंस को एक बार के लिए कर दो डिवाइड। तो जैसे ही आपने डिवाइड किया
तो अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे tan थीटा इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई mg। tan थीटा किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई mg के बराबर है। ठीक है, चलिए यहां तक वाली बात तो क्लियर है। अब आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा। आपने इसी सिस्टम को उठाया और उठाकर एक फ्लूइड में डिप कर दिया, जिस फ्लूइड की डेंसिटी है रो। फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, रो, और इस ऑब्जेक्ट की जो मास डेंसिटी है वो सिग्मा है। ठीक है, हाँ, अरे सॉरी उल्टा बोल गया। ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड की डेंसिटी है रो। ये जो फ्लूइड है ना, हाँ, अरे उल्टा है क्या, हाँ हाँ हाँ, ये जो बॉल है ना, देखिएगा, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा। ठीक, और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है रो। ठीक है, ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ही ये सिस्टम फ्लूइड के अंदर आया, जैसे ही ये सिस्टम फ्लूइड के अंदर आया, तो अब भी वर्टिकल के साथ बनने वाला वो एंगल थीटा ही है। वर्टिकल के साथ बनने वाला एंगल थीटा ही है। स्ट्रिंग में बनने वाला टेंशन चेंज हो गया होगा, लेट से टेंशन अब टी डैश है। ओके ना, फ्लूइड के अंदर और क्या सारे चेंजेस आएंगे, तो क्या अब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही काम करेगा? नहीं, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना नहीं काम करेगा। किसी मीडियम में काम करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर में काम करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के 1/εr टाइम्स होता है, लास्ट क्लास में किया है। तो अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, मैं उसे एफ ई डैश लिख देता हूं, दिस इज एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर लिख देता हूं। यही एप्सिलॉन आर हमें ढूंढना है, यही एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें ढूंढना है। ठीक है ना, यहां पर mg काम कर रहा होगा क्या? यस, एज इट इज काम कर रहा होगा। फ्लूइड के अंदर एक और फोर्स होगा, कौन सा फोर्स? बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स कहां काम करेगा? तो बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। कितना होता है बॉयंट फोर्स? याद कीजिए, बॉयंट फोर्स कितना होता है? तो बॉयंट फोर्स होता है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड को हम लोग क्या लिखेंगे? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड को हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, ये मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया इनटू जी। ठीक है ना। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की भी डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास अपॉन इसका वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि दिस इज mg इनटू ये फ्लूइड की डेंसिटी बाई, हाँ ये फ्लूइड की डेंसिटी तो ठीक है, मास अपॉन ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। ठीक है, ये बॉयंट फोर्स आ गया। तो बॉयंट फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास है, ये टी डैश टेंशन था, ये वाला एंगल थीटा होगा, तो टेंशन का एक कंपोनेंट अब भी ऊपर होगा, यानी कि टी डैश कॉस थीटा, और इसी टेंशन का दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, दिस इज टी डैश साइन थीटा। ठीक, तो अब की बारी हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, कि ये जो टी डैश साइन थीटा है, ये नए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि एफ ई बाई एप्सिलॉन आर के बराबर है, और ये जो ऊपर की तरफ टी डैश कॉस थीटा है, ये mg माइनस बॉयंट फोर्स के बराबर है। और बॉयंट फोर्स कितना है? तो बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू mg इनटू सिग्मा बाई रो के बराबर है। ठीक है, ऑलराइट। फिर से जरा दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कीजिए। तो दोनों इक्वेशनों को यदि आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। ये वाला फिगर इरेज कर दूं क्या? ये वाला, ठीक है ना। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा। अरे हाँ, दोनों ये यहाँ दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कीजिएगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि अब की बारी टेन थीटा हमारे पास कितना आ रहा है? तो अब की बारी हमारे पास टेन थीटा आ रहा है दिस एफ ई बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है, बाई एम जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। ठीक है, और ये tan थीटा और ये tan थीटा बराबर है, दोनों tan थीटा तो बराबर है ना, यानी कि फाइनली मैं क्या लिखूंगा? तो एफ ई बाई एम जी, दिस इज इक्वल टू एफ ई
अपॉन एप्सिलॉन आर एम जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। एफ ई से एफ ई गया, एम जी से एम जी गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया बताइए कि दिस इज एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सिग्मा बाई रो। ठीक है, आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, दिस इज एप्सिलॉन आर। ठीक है, ओके।